नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम हर दिन किसी न किसी क्लास को लेकर के मिलते हैं, क्लास के किसी न किसी टॉपिक को लेकर के। तो जैसा कि आज का हमारा क्लास का एक नया टॉपिक फिर मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संघात्मक सरकार व एकात्मक सरकार, यह सरकार का एक ढांचा है कि सरकार कैसी होगी, संघात्मक रूप में होगी सरकार या एकात्मक रूप में सरकार होगी। कई बार बच्चे इस तरह के एग्जाम्स, जब यूपीएससी एग्जाम्स या यूपी पीसीएस एग्जाम्स या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स या फिर आयोग द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम्स को जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उन्हें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि यह बेसिक्स एरियाज़ हैं जो कि कोचिंगों में आपके नहीं पढ़ाया जाता है या स्किप कर दिया जाता है कोचिंगों में कि ठीक है बच्चा खुद से अपने आप से देख लेगा। पर इसमें भी बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चा इसे रटने की कोशिश करता है और जिस कारण से वह बार बार भूलता है और बार बार इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के कारण उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स रुक जाते हैं। क्योंकि मैं लगातार मेंस दिया तो मुझे अनुभव है कि बहुत सारी ऐसी कौन कौन सी बारीकियां हैं जहां बच्चा फंस सकता है। तो उन सारी बारीकियों को मैं टारगेट करते हुए आपके सामने पॉलिटी का क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारे टीचर्स पॉलिटी पढ़ाते हैं आपको, मैं भी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। आप मुझे जज करके देख सकते हैं कि मैं पॉलिटी कैसा पढ़ा रहा हूं। और आप इस सारी बातचीत में मैं आपसे यह पूछना भूल गया कि आप कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे आप तो सक्सेस कैसे पाएंगे। आप सक्सेस पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और आपको पता है कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स हमें चलने होते हैं और एक दिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी मंजिल के पास पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी कि हम अपना पहला कदम आगे बढ़ाएं। तो आप पहला कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपनी तैयारी करें, क्लासेस को देखें, किसी भी मोड में कहीं पर भी आप क्लासेस लें, जहाँ पे भी आप क्लासेस लेते हैं उन क्लासेस के नोट्स को बार बार रिवीजन करें। कोई पॉइंट्स, कोई एरियाज छूट गए हैं तो आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आकर के देख सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको पूरे पॉलिटी क्लासेस कराएंगे। और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि पॉलिटी क्लासेस खत्म करते करते मुझे 150 क्लास में, कम से कम 150 क्लास में लूँगा पॉलिटी का ही। तो आपको कोई भी एरिया में पॉलिटी का नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत हो। तो आइए हम सीधे अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, संघात्मक या एकात्मक संविधान, अर्थात फेडरल या यूनिटरी, अर्थात ऐसी व्यवस्था या ऐसी सरकार की व्यवस्था या तो जो एकात्मक रूप से संचालित हो रही हो या जो संघात्मक रूप से संचालित हो रही हो। अब एकात्मक और संघात्मक शब्द को ही अगर आप समझ लेंगे तो काफी हद तक आप इन सारे पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि संघात्मक मतलब और एकात्मक की क्या विशेषताएं हैं। जब तक आप संघात्मक और एकात्मक शब्द को नहीं समझेंगे तब तक आप इनके से संबंधित जो विशेषताएं हैं, इनकी जो कमियां हैं, इनके जो फायदे हैं वह आप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संघात्मक सरकार शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर हम उसके बाद देखेंगे एकात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है। पहले आप शब्द को समझें, देन हम एकात्मक सरकार की तरफ बढ़ते हुए आगे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे आपको। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि संघात्मक सरकार। तो सबसे पहले आप हमारे साथ पेन कॉपी लेकर के बैठें और पेन कॉपी के साथ ही लगातार आप इसे लिखते रहें, क्योंकि यह आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी जिसे आप एग्जाम के दौरान जाने से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। आइए, तो संघीय सरकार दोस्तों, तो संघीय सरकार का पहले एक छोटा सा डिफिनेशन आप लिख लें कि संघीय सरकार का मतलब क्या होता है। ऐसी व्यवस्था जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य संविधान द्वारा किया जाता हूं। किसके द्वारा किया जाता दोस्तों? संविधान द्वारा किया जाता हूं। आपको पता है कि केंद्र के अपने कुछ कार्य हैं, अपने दायित्व हैं, उसी प्रकार राज्य के भी अपने कुछ राज्य के भी अपने कर्तव्य और दायित्व होते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करें, इसलिए संविधान उनकी शक्तियों का बंटवारा करती है ताकि आप
स्वतंत्र रूप से अपने स्टेट में काम कर सकें, आप स्वतंत्र रूप से अपने देश में काम कर सकें। स्टेट शब्द का मतलब, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों। एक, जब आप राज्य शब्द का यूज करते हैं तो आप क्लियर समझ लीजिए, जब हम पॉलिटी में अर्थात जब हम राजनीतिक व्यवस्था में या संविधान में जब हम राज्य शब्द का यूज करते हैं तो वह देश के तौर पर होता है। या जब हम कहीं और, जैसे अब जब व्यवहारिक रूप में हम आम बोलचाल में ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं नॉर्मली, तो आम बातचीत में हम राज्य शब्द का मतलब होता है प्रांत। जैसे आपका यूपी, आपका एमपी, आपका छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, आपका बिहार, आपका केरल, ये क्या होंगे? प्रांत हो जाएंगे। लेकिन देश की बात करेंगे तो भारत एक राज्य है संविधान के तहत, राज्य व्यवस्था के तहत। यूएसए एक देश है, रूस एक देश है, इस तरह हो जाएगा। और वहीं प्रांत में यूपी, एमपी, सीजी, एचआर मतलब हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी, ये प्रांत हो जाएंगे दोस्तों। तो पहले आप यह समझ लें कि राज्य शब्द के दो मतलब हुए। अगर हम ऐसे ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो राज्य का मतलब हो सकता है हमारा एमपी, यूपी, सीजी, एचआर, इस तरह के शब्दों का यूज हम कर सकते हैं। या भौगोलिक रूप में भी देखें तो राज्य का मतलब यूपी, एमपी, सीजी और एचआर होता है दोस्तों। लेकिन हम संविधान के तहत देखते हैं तो संविधान के तहत दोस्तों राज्य का मतलब होता है देश। देश मतलब भारत, यूएसए, रूस, ये क्या है? देश हैं। और इनके लिए भी हम, भारत, यूएसए और रूस के लिए भी हम राज्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम संवैधानिक रूप में बात करेंगे। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप में बात करेंगे या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे या फिर हम संविधान के अलावा या राज्य व्यवस्था के अलावा किसी और विशेष बात पर हम बात करने के लिए जब कोई हम चर्चा करेंगे तो वहां पर राज्य का मतलब यूपी, एमपी, सीजी और एचआर अर्थात हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप राज्य शब्द का मतलब समझ गए। तो सबसे पहले आप राज्य शब्द समझ गए हैं तो आप यहां क्लियरली एकदम ध्यान से देखें, संघीय सरकार अर्थात ऐसी सरकार जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य संविधान द्वारा किया जाएगा। जहां पर राज्यों व केंद्र का अपना अलग अलग शक्तियों का विभाजन होगा कि केंद्र अपना कार्य करे, राज्य अपना काम करे। अर्थात संघीय सरकार का मतलब कि यहां पे दो प्रकार की सरकारें होंगी, एक केंद्र की अपनी सरकार, राज्य की अपनी सरकार होगी। जैसे कि आप एक तरीके से देख सकते हैं तो भारत, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें दोस्तों तो भारत लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यूएसए लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि भारत और यूएसए जो है संघीय सरकार की कुछ, यूएसए तो पूर्णतः संघीय सरकार की व्यवस्था को धारण करता है, लेकिन भारत संघीय सरकार की कुछ व्यवस्था को धारण करता है। जैसा कि मैंने आपको जब संविधान के स्रोत को बताया था तो मैंने बताया था कि आपको मैं संविधान के जब स्रोत को पढ़ाया तो वहां बताया कि संविधान में हमने बहुत सारी बातें अन्य देशों से ग्रहण की। तो आपको एक बार लगा कि हमारा संविधान उधार का थैला है, पर आज आपके बहुत सारे डाउट्स मैं यही क्लियर करूंगा कि हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। हमने विश्व के संविधानों को पढ़ा और संविधान को पढ़ने के बाद हमने समझा कि हमारी परिस्थिति के अनुरूप क्या है। जैसे देखिए, यूएसए में पूर्णतः संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में पूर्णतः संघीय व्यवस्था को हमने धारण नहीं किया। हमने यहाँ पे क्या व्यवस्था धारण किया है, जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो हमको बताएंगे। यहाँ ब्रीफली आपको बता देते हैं कि हमने अर्ध संघीय व्यवस्था को धारण किया है। अर्थात कभी कभी हमारे यहाँ संघ की व्यवस्था होती है, कभी कभी हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है। वैसे तो हम संघात्मक व्यवस्था में ही अधिकांशतः रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपातकालीन व्यवस्था में हम एकात्मक हो जाते हैं खटाक से, बिना किसी संविधान संशोधन के। तो हमने क्या यूज किया, हमने यहां दोनों व्यवस्था यूज की। कौन सी? एक संघ की व्यवस्था यूज की और एकात्मक व्यवस्था यूज की दोस्तों। तो आई होप मैं आपको शायद समझाने में ठीक कि मैं आपको समझा पाया। यहां पे एक छोटा सा लिख देता हूं दोस्तों। अर्थात यहां जो सरकार होगी वह दो होगी, केंद्र की अपनी सरकार होगी दोस्तों और राज्य की अपनी सरकारें होंगी। केंद्र की अपनी शक्ति होगी, राज्य की अपनी शक्ति होगी दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि संघीय सरकार में यह व्यवस्था होती है। अब जब मैं संघीय सरकार को पूर्णतः खोलूंगा आपके समक्ष तो आपको संघीय सरकार के और ढांचे और व्यवस्थाएं पता चलेंगी। आइए अब हम इसी के साथ संघीय सरकार देखें तो हम एक बार एकात्मक सरकार देख लेते हैं कि एकात्मक सरकार मतलब क्या। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा दोस्तों।
पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर सकता हूं आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं कि एकात्मक सरकार क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले आप डिफिनीशन समझ लें, फिर बाकी तो मैं इसकी सारी व्यवस्थाएं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी। एकात्मक सरकार या एकात्मक संविधान या एकात्मक व्यवस्था, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे तो यह सरकार की व्यवस्था होती है कि हमारी सरकार कैसी होगी। तो अगर आप देखते हैं एकात्मक सरकार की अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों, तो एकात्मक सरकार में आप देखते हैं कि जहां पर ऐसी सरकार जहां पे शक्तियां एक ऐसा देश या सरकार जहां केंद्र द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। दोस्तों आप मेरे साथ ही शब्दों को सुनते रहें। एक ऐसा देश या सरकार जहां केंद्र द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। यहां पे राज्यों के पास कोई अपनी शक्ति नहीं है और राज्य होगा या नहीं होगा यह भी निर्भर नहीं करता है यहां पर, क्योंकि अगर एकात्मक की बात किया जा रहा है अर्थात एकल व्यवस्था, अर्थात एक सरकार। अब अगर एक सरकार है तो केंद्र अपनी सहूलियत के लिए राज्य की में भी एक ढांचा या एक व्यवस्था या एक संस्था गठित कर सकती है कि ठीक है बाबा, आप वहां रहिए उस राज्य में और उस राज्य की व्यवस्था को देखिए। जैसे आप अगर यूएस को देखते हैं, सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सामने कि यूएस को देखते हैं आप, हालांकि यूएस में एकात्मक व्यवस्था नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप यूएस को देखते हैं तो यूएस कहता है कि मेरे 50 प्रांत हैं, उस 50 प्रांत में से अगर वहां पे एकात्मक व्यवस्था होती तो वह क्या करता, वह वहां पर एक संस्था गठित करता और संस्था को कहता कि लीजिए आप यह व्यवस्था लीजिए या शक्ति थोड़ी सी लीजिए और यहां शासन संभालिए। लेकिन शासन किसके अधीन? केंद्र के अधीन। संविधान, एकात्मक संविधान में या एकात्मक सरकार की व्यवस्था में संविधान शक्तियों का बंटवारा नहीं करता। तो यहां दूसरा पॉइंट दोस्तों लिख लीजिए कि संविधान एकात्मक व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं करता है, शक्तियों का विभाजन नहीं करता है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर एकात्मक जो व्यवस्था होगी या एकात्मक सरकार जहां पर, वहां पर शक्तियों का विभाजन राज्यों को, अर्थात शक्तियां कौन हस्तांतरित करेगा? तो केंद्र करेगा, ना कि संविधान। संविधान यहां पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था के आधार पर चलता है, ना कि संघात्मक व्यवस्था के आधार पर। और शक्तियों का बंटवारा तो संघात्मक में होता है, ना कि एकात्मक में दोस्तों। तो यहां पर एकात्मक व्यवस्था में जो शक्तियां जाएंगी राज्यों को, वह केंद्र देगा, ना कि संविधान देगा दोस्तों। तो यहां मैंने आपको दोनों पॉइंट लिख दिया दोस्तों। और एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक संविधान या सरकार जहां पर होगी दोस्तों, वहां पर आप देखेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो सकता है, लेकिन मूलतः वहां पर सिर्फ एक सरकार होगी, अर्थात केंद्र की सरकार होगी। केंद्र अपनी सहूलियत के लिए राज्यों में भी संस्थाओं का गठन कर सकती है वहां पे व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए दोस्तों। तो आपने यहां तक एक बार देख लिया दोस्तों, आप इसे राइट डाउन कर लें दोनों पॉइंट। फिर अब मैं एकात्मक सरकार को खोलता हूं आपके सामने, फिर संघात्मक सरकार को धीरे धीरे खोलता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। एक और पॉइंट से यहां लिख देता हूं दोस्तों, एकात्मक जहां पर एकात्मक संविधान होगा दोस्तों, क्या होगा? एकात्मक संविधान। तो वहां पे सरकार की व्यवस्था कैसी होगी? वहां पे एकात्मक सरकार होगी दोस्तों। कैसी होगी? एकात्मक सरकार। जहां पर
संघात्मक संविधान होगा दोस्तों, वहां पर संघात्मक सरकार होगी। संघात्मक सरकार होगी। आप इतने पॉइंट्स राइट डाउन कर लें दोस्तों, फिर मैं आगे इसको रब करके फिर एकदम एक एक पॉइंट्स में खोलना शुरू करता हूं आपके सामने। आइए, आपने लिख लिया होगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, जस्ट एक मिनट। एक मिनट जस्ट मिनट दोस्तों। आइए इसको रब कर देते हैं। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें चैनल को, ताकि संख्या बल चैनल का बढ़ता रहे। लगातार सभी लोग चैनल को शेयर करें दोस्तों। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार, फिर हम देखेंगे संघात्मक सरकार आपकी। तो पहले एकात्मक सरकार की सारी विशेषताएं मैं यहां लिख देता हूं आपके समक्ष, देन फिर मैं आपके समक्ष संघात्मक सरकार लिखूंगा, और बाद में मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको दे दूंगा, ताकि आप ब्रीफली आधे से पेज में सारी चीजें याद हो जाएं आपको। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था इसमें कि जहां जहां पर एकात्मक व्यवस्था होगी, एकात्मक सरकार होगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक ही व्यवस्था होगी, अर्थात एक ही सरकार होगी। केंद्र और राज्य सभी जहां मिलाकर सिर्फ एक सरकार होगी। तो यहां से पहला दोस्तों, इसमें ऐसी व्यवस्था में राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए एक ही सरकार होगी। कैसी भी सरकार होगी दोस्तों? एक ही सरकार होगी। अर्थात जो एक ही सरकार शब्द, यहाँ पे एक ही सरकार शब्द बताता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार होगी। कैसी होगी दोस्तों? केंद्र की सरकार होगी। अर्थात केंद्र ही राज्यों को भी रेगुलेट करेगा, केंद्र ही राज्यों को भी रेगुलेट करेगा, और केंद्र ही राज्यों को भी शक्ति देगा। वो कहेगा कि तुम मेरे अधीनस्थ के तौर पर काम करो, तुम मेरे स्वतंत्र नहीं हो, मेरे अधीनस्थ हो, मेरे नीचे रहकर काम करो, क्योंकि शक्तियां मैंने तुमको दी हैं, जब चाहूंगी तुम्हें शक्तियां छीन लूंगा। तो जहां जहां पर एकात्मक व्यवस्था होगी, वहां पर राष्ट्र या राज्य के लिए एक ही सरकार होगी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार होगी। दोस्तों पहला पॉइंट आप राइट डाउन करते चले। दूसरा यहां पे आप देख लें, या यहां पे आप इसी को लिख लें कि एक राज्य इक्वल टू एक सरकार। एक सरकार एक राज्य, एक राज्य एक सरकार वाली व्यवस्था कहां पर होगी दोस्तों? एकात्मक सरकार में होगी। आइए हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। यहां पे जो भी सरकार होगी, अर्थात जो केंद्र की सरकार होगी, उसी में सारी शक्तियां निहित होंगी। तो दूसरा पॉइंट यह है, ऐसी व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी।
केंद्र में निहित होंगी दोस्तों। हो सकता है दोस्तों कहीं कहीं पे मात्रात्मक त्रुटियां होंगी मेरे में, तो उस मात्रात्मक त्रुटियों को आप अपने अनुसार सही कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार लिखते वक्त फ्लो में स्पेलिंग मिस्टेक्स याद नहीं आती कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो आप ये सारी चीज़ें राइट डाउन करते चलें शब्द सा शब्द लगातार कॉन्टिन्यूअस। और वहीं अब जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। अगर शक्तियाँ ही केंद्र में निहित हो गई तो पूरे देश के लिए अर्थात पूरे राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण कौन करेगा, कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएंगे या केंद्र बनाएंगे? तो केंद्र बनाएंगे, क्योंकि सरकार ही एक है। जब केंद्र की ही सरकार है अर्थात पूरा केंद्रीकरण है पावर का, जब केंद्रीकरण है पावर का तो नीतियां कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा दोस्तों। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार ही राष्ट्र व राज्य दोनों के लिए कानून बनाएगी, कानून व नीतियां बनाएगी। तो दोस्तों आप इतना पहले 2 पॉइंट्स लिख लें, फिर मैं से मिटा करके आगे एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आई उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा दोस्तों। तेजी से लिखा करें, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी आपको लिखवाता हूं, रब करता हूं एक टॉपिक्स को, ताकि आपकी क्लास लंबी ना हो। क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स तक ही एक्टिव रहता है, अर्थात 45 मिनट्स तक उसकी ग्रास्पिंग पावर सबसे तेज होती है, उसके बाद उसकी ग्रास्पिंग पावर धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपकी क्लासेस 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की हो, इससे ऊपर की ना हो दोस्तों। अब जब तीसरा पॉइंट यहां दोस्तों बनेगा, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला कि यहां पर एक ही सरकार होगी, अर्थात राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की एक ही सरकार होगी। अब जो राष्ट्र की एक ही सरकार होगी तो पूरी शक्तियां निहित किस में होंगी? केंद्र सरकार में ही निहित होंगी। और केंद्र सरकार ही राज्यों के लिए नीतियों का निर्माण करेगा, राष्ट्र के लिए भी नीतियों का निर्माण करेगा दोस्तों। यहां पर केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार करे। कौन करेगा दोस्तों? केंद्र सरकार करेगी, ना कि संविधान। क्योंकि यहां पर केंद्र के अधीन होंगी राज्य की संस्थाएं, दोस्तों। एक बार देख लूं कि आपको यह सारे शब्द मेरे क्लियरली दिख रहे हैं, वाइट तो नहीं रहे? हाँ ठीक है, शब्द दिख रहे हैं आपको दोस्तों। वहीं जब आप देखेंगे, जब संघात्मक व्यवस्था होगी तो केंद्र की अपनी अलग शक्ति स्वतंत्रता, राज्य की अपनी अलग शक्ति और स्वतंत्रता होगी। और साथ ही साथ जब संघात्मक व्यवस्था में आप दोस्तों देखेंगे कि वहां पर शक्तियों का विभाजन होगा तो संविधान करेगा, संविधान उनकी सूचियां डिसाइड करेगा, उनकी शक्तियां, उनकी सीमाएं सब संविधान निर्धारित करेगा, ना कि केंद्र निर्धारित करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम संघात्मक व्यवस्था लेकर के आते हैं तो संघात्मक व्यवस्था में आप देखेंगे, संघात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है और कोई भी व्यवस्था अर्थात केंद्र के अधीन वहां पर राज्य नहीं होते। जैसे यहां पर केंद्र के अधीन राज्य है एकात्मक व्यवस्था में, पर संघात्मक व्यवस्था में केंद्र के अधीन राज्य नहीं होते। राज्य अपना काम करते हैं, केंद्र अपना काम करते हैं, राज्य स्वतंत्र होते हैं, केंद्र अपना स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। यह व्यवस्था होती है संघात्मक में। हालांकि अपने एकात्मक व्यवस्था मैंने आपको यह पॉइंट बताया, आप यह पॉइंट्स पहले नोट करें, देन मैं आगे का पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। जहां जहां पर एकात्मक सरकार होगी,
तो वहां देखें क्या क्या व्यवस्था होंगी। जहां एकात्मक व्यवस्था होगी वहां पर संविधान जो है, संविधान आपका लिखित हो भी सकता है और लिखित नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा लिखित संविधान का, और ना लिखित संविधान का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों अगर आपने लिखित और अलिखित संविधान को अभी तक नहीं समझा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देखिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखित और अलिखित संविधान को डिटेल में बताया कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है दोस्तों। तो आप पहले इतने पॉइंट्स राइट डाउन करें, देन मैं फिर आपको आगे बताता हूं। यहां पे पांचवा पॉइंट, संविधान एकात्मक जहां व्यवस्था होगी दोस्तों वहां पर कैसी व्यवस्था होगी बताइए। जब एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्रीकरण पावर का, तो वहां संविधान कैसे सर्वोच्च हो सकता है। वहां पे संविधान ना सर्वोच्च होकर कोई और संस्था वहां सर्वोच्च होगी। तो अर्थात यहां पर एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप ब्रिटेन में अगर देखते हैं तो ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, वहां पे संसद सर्वोच्च है, तो किसी और देश में कोई और संस्था सर्वोच्च होगी। तो एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और संविधान सर्वोच्च नहीं भी हो सकता। आइए देखते हैं कहां पर संविधान सर्वोच्च होगा, कहां पर संविधान सर्वोच्च नहीं होगा। संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है। अब अगर संविधान सर्वोच्च, तो देखें जापान में एकदम बात करें तो यहाँ का एग्जाम्पल होगा जहाँ पे संविधान सर्वोच्च हो, उसका एग्जाम्पल बन जाएगा दोस्तों आपका जापान, और संविधान सर्वोच्च नहीं, इसका एग्जाम्पल बन जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि जापान में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सारे निर्णय लेगा, संविधान के तहत सारी व्यवस्था चलेंगी। लेकिन ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। जैसा कि आप जानती हैं ब्रिटेन की संसद के बारे में क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा वह सब कुछ कर सकती है। सिर्फ यही दो चीज छोड़ दे, बाकी वह कुछ भी कर सकती है, अर्थात पूरे संविधान को बदल सकती है, अर्थात कोई भी व्यवस्था वहां लागू कर सकती है, कुछ भी कर सकती है संविधान वहां पर। लेकिन क्या जापान में ऐसी व्यवस्था है? नहीं, जापान में ऐसी व्यवस्था नहीं दोस्तों। तो आप पहले इन सारे पॉइंट्स को राइट डाउन करें, दिन में आपको आगे के पॉइंट्स बताता हूं। उम्मीद कर सकता हूं आपको सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, अच्छे से बखूबी समझ में भी आ रहे होंगे। जब आप हमारे सब्सक्रिप्शंस को 1000 पार कर देंगे दोस्तों तो मैं आपसे लाइव रूबरू लाइव होकर क्लास लूंगा। तभी आपकी जिम्मेदारी है कब आप सब्सक्रिप्शंस को 1000 पार करते हैं दोस्तों, यह जिम्मेदारी मैंने आप पर छोड़ दी है। सब्सक्रिप्शंस को 1000 पार करें, लगातार संख्या बल को बढ़वाते रहें, लोगों को शेयर करें इसको, चैनल को हमारे। अगर आपको चैनल खोजने में कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो @BEC1994 जाकर के आप अपने YouTube पर लिखते हैं, YouTube के सर्च बार पे आप लिखिए @BEC1994, तो तुरंत ही आपको हमारा चैनल खोल करके मिल जाएगा और आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारी क्लासेस की तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप भारत एजुकेशन सेंटर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर भारत एजुकेशन सेंटर के नाम से हमारा चैनल आपको नहीं मिलता है तो आप @BEC1994 के नाम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। एकात्मक संविधान में हमारी कौन कौन से पॉइंट्स बचे थे। अब एकात्मक व्यवस्था में जब व्यवस्था ही एकात्मक होगी दोस्तों तो वहां पर क्या होगा, संविधान कठोर भी हो सकता है, संविधान कठोर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भैया एकात्मक व्यवस्था है ना। तो एकात्मक व्यवस्था में सारी चीजें केंद्रीकृत होती जाएंगी ना, तो वहां हो सकता है कठोर संविधान हो जाए या कठोर संविधान ना हो, तो दोनों व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो आइए एकात्मक में देखते हैं कि संविधान कठोर हो भी सकता है, संविधान
कठोर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, कठोर के एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रांस का संविधान कठोर है, फ्रांस का संविधान कठोर है। वहीं अगर आप ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है। अब यह लचीला कठोर आप कैसे समझेंगे, हालांकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है कठोर संविधान लचीले संविधान का अर्थ क्या होता है, पर कठोर संविधान का मतलब होता है जहाँ पे संशोधन करना बहुत टफ हो, जहाँ पे अर्थात राज्यों का भी बहुमत चाहिए, दोनों सदनों का बहुमत चाहिए प्लस राज्यों का बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, तब जाकर के वहाँ कोई संशोधन होगी तो कठोर संविधान होगी। ब्रिटेन लचीला अर्थात साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन किया जा सकता। तो यह व्यवस्था आपको एकात्मक में दिखेगी, क्योंकि एकात्मक सरकार, वहाँ पे एकात्मक सरकार कहेगी कि भैया ठीक है हम कठोर रखना चाहते हैं तो रख दिया संविधान कठोर। वो कहते नहीं हम ब्रिटेन जैसी व्यवस्था में ऐसा हम लचीला रखना चाहते हैं तो हम लचीला रख लेते हैं। तो वह निर्भर करता है कि एकात्मक व्यवस्था कैसी होगी। क्यों एकात्मक व्यवस्था में यह सारी चीजें क्यों कि कठोर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि संविधान ही लिखित और अलिखित है। जब संविधान अगर लिखा गया होता तो एक व्यवस्था बना दी जाती कि या तो कठोर होगा या तो अकठोर होगा या तो लचीला होगा, या संविधान सर्वोच्च होगा या संविधान सर्वोच्च नहीं होगा, तो कोई एक व्यवस्था लिखी जाती। लेकिन जब हमने संविधान लिखा ही नहीं, वहां पर कहीं पर एकात्मक व्यवस्था में अगर लिखा ही नहीं गया, हमने संविधान नहीं लिखा, संविधान सर्वोच्च कैसा, फिर संविधान कठोर और लचीला कैसा। जब हमने संविधान कहीं संविधान लिखा गया तो एकात्मक व्यवस्था अगर में है, संविधान लिखा गया है तो कठोर और लचीला में से कोई व्यवस्था हो सकती है। क्यों, क्योंकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान होगा कि नहीं होगा यह जरूरी नहीं है। तो जहां जहां संविधान होगा वहां पर संविधान जैसी व्यवस्था होगी, वहां पे कोई एक व्यवस्था होगी। अगर संविधान नहीं है तो वहां पे दूसरी व्यवस्था होगी दोस्तों। तो आई होप आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो पाए होंगे। इनकी स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी, और नहीं भी। जैसे आप देखिए 8वां पॉइंट आप देखिए, इसमें विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ब्रिटेन 2 सदन है, 2 सदनीय व्यवस्था है ब्रिटेन में। वहीं अगर आप चीन की बात करते हैं तो चीन में 1 सदनीय व्यवस्था है। अब आप सीधे समझिए, एकात्मक व्यवस्था होगी तो एक सरकार होगी, एकात्मक व्यवस्था होगी तो संविधान नहीं होगा। जब एकात्मक व्यवस्था में संविधान हो भी सकता है, अगर संविधान होगा तो व्यवस्थाएं लचीली हो सकती हैं, किसी एक व्यवस्था की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। अगर संविधान होगा तो संविधान होगा तो वहां पे कोई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही होगी। लेकिन जब संविधान ही नहीं है कहीं पर तो संविधान सर्वोच्च नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती है, संविधान कठोर हो सकता है क्योंकि एकात्मक ढांचा है ना, तो वहां शक्तियों के केंद्रीकरण करने के लिए वो चाहेंगे हर चीज को टफेस्ट करते चले जाएं। न्यायपालिका को स्वतंत्रता नहीं होगी, न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर पाएगी तो पार्लियामेंट पावरफुल हो जाएगी जहां पे लिखित संविधान नहीं है। तो जहां संविधान नहीं है वहां पर सारी व्यवस्थाएं टफ होती चली जाएंगी। तो यह दोस्तों मैंने एकात्मक संविधान को आपको बखूबी आपको समझाया कि अगर एकात्मक संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अब हम इसके बाद संघीय संविधान को देखेंगे, संघीय संविधान में या संघीय सरकार में क्या व्यवस्था है दोस्तों। तो आप यहां तक के पॉइंट को राइट डाउन कर लें और मैं अब आपको एकात्मक सरकार का कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। एकात्मक सरकार कहां कहां आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल होगा ब्रिटेन, दूसरा होगा फ्रांस, तीसरा होगा जापान, चौथा होगा चीन दोस्तों। कितने एग्जाम्पल्स आप राइट डाउन कर लें, बाकी तो और भी जैसे कि इटली भी है आपका,
बाद बेल्जियम भी है आपका। तो आप इतने नाम राइट डाउन कर लें। हालांकि आपसे कभी या पूछेगा नहीं एकात्मक सरकार कहाँ कहाँ पर, लेकिन मोटा मोटा आप ये तो याद रखें एटलीस्ट कि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। आप इतना राइट डाउन करें दोस्तों। फिर मैं से रब करके मैं अब आपको संघात्मक सरकार क्या होती है और संघात्मक सरकार में क्या क्या व्यवस्थाएं होती फिर मैं वह आपको बताऊंगा। फिर देन मैं आपको एक छोटा सा बुलेट पॉइंट्स दे दूंगा, 5-7 पॉइंट्स एकात्मक में, 5-7 पॉइंट संघात्मक में, और वही व्यवस्था आपसे बार बार पूछी जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे सारे। धैर्य बनाए रखें, आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियरली बखूबी समझ में आएंगे दोस्तों। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा एकात्मक जो सरकार है उसकी क्या विशेषताएं और क्या कमियां हैं, तब शायद आपको और क्लियर हो जाए चीजें। एकात्मक सरकार, अब आपको पता है कि एकात्मक सरकार में जब एक ही सरकार है तो निर्णय करने के लिए किसी दूसरे से थोड़ी पूछना, उसको किसी राज्य से परमिशन नहीं लेना है। तो जब उसे राज्य से परमिशन नहीं लेना है तो वह कैसी होगी, त्वरित निर्णय होगा। निर्णय सही आएगा या गलत आएगा ये बात का मैटर है, लेकिन निर्णय त्वरित होगा। जैसे कि भारत पे अगर किसी ने अटैक कर दिया और भारत में एकात्मक व्यवस्था है दोस्तों मान लीजिए, तो भारत तुरंत रिटेलिएट करेगा, तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि वह राज्यों से परमिशन लेने नहीं जाएगा कि क्या क्या हमें अटैक करना चाहिए। नहीं, हम एकात्मक सरकार है अर्थात हम केंद्रीकरण में है, हमारी सारी सत्ता एक हाथ में है, तो हम तुरंत रिटेलिएट करेंगे, तुरंत हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो यह एकात्मक में अर्थात निर्णय त्वरित होगा। निर्णय सही है गलत इससे नहीं मतलब है, लेकिन निर्णय त्वरित होगा दोस्तों। तो निर्णय कैसा होगा, निर्णय त्वरित होगा। यहां पर निर्णय त्वरित होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जानिए, आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होगी। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होगी। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होगी। अब आपातकाल के लिए बेहतर सरकार क्यों होगी, आप खुद ही दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। कि आपातकाल के लिए बेहतर सरकार कैसे होगी एकात्मक सरकार में, जब एकात्मक ही सरकार होगी तो उसे किसी से निर्णय नहीं लेना है, उसे किसी से कुछ पूछना नहीं है, सारे डिसीजन सारी पावर एक ही हाथ में है, तो एक ही व्यक्ति डिसीजन करेगा कि अटैक करो, या वित्तीय आपातकाल की समस्या है तो वित्तीय आपातकाल में सबके सारे सरकारी अधिकारियों के सबके पैसे कम कर दो, पेंशन रोक दो कुछ दिन के लिए, या वेतन कम कर दो, या वेतन में कटौती कर लो, या क्या है वित्तीय व्यवस्था को सही करने की। या राज्य में कोई समस्या चल रही तो राज्य में तुरंत ही आपातकाल लगाओ और राज्य की व्यवस्था को ठीक कर दो, क्योंकि निर्णय किसी एक के हाथ में होना है। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब व्यवस्था ही एक होगी, सरकार एक होगी, केंद्रीकरण होगा हर चीज का, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर विवाद नहीं होगा केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद नहीं होगा, के मध्य विवाद नहीं होगा। विवाद कैसे होगा, जब राज्य अधीनस्थ है केंद्र के तो विवाद कैसे हो सकता है। राज्य केंद्र जो कहेंगे वही राज्य करेंगे, राज्य में जो संस्थाएं लोकल तौर पर रखी गई होंगी केंद्र द्वारा वही करेंगे, क्योंकि यहाँ शक्तियां किसके हाथ में, केंद्र, और केंद्र ही कहती लो तुम मेरे दया पर जीवन यापन करो एक तरीके से। तो राज्य यहाँ पर दया पर काम करते हैं कि केंद्र की दया होगी तो हम रहेंगे, केंद्र की दया खत्म तो हमारी सत्ता सिस्टम सब बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। जैसे मोदी जी बीच बीच में कहते हैं ना कि मेरा क्या है, मैं तो एक साधु सन्यासी टाइप का इंसान, झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा। तो राज्य की व्यवस्था भी एकात्मक सरकार में ऐसी होती, केंद्र जब चाहे उनका झोला बोरिया बिस्तर बदवा दे और निकल लो यहां से, यह व्यवस्था होती है एकात्मक सरकार में। इसलिए विवाद नहीं हो सकता केंद्र व राज्यों के मध्य दोस्तों। चौथा पॉइंट, यहां पे एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता होगी। अब अगर एकल नागरिकता होगी तो एकल नागरिकता का फायदा क्या होगा, जिसके कारण एकता की भावना प्रबल रहेगी। एकता की भावना प्रबल होगी दोस्तों। ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट कि यह कम खर्चीली सरकार होगी। कम खर्चीली सरकार होगी। कैसी सरकार होगी? कम खर्चीली सरकार होगी। क्यों? मंत्री कम होंगे, शासन प्रशासन की व्यवस्था कम होगी। जब शासन प्रशासन का तंत्र या ढांचा ही कम होगा, जब लोग काम करने वाले कम होंगे, तो कैसी व्यवस्था होगी यहाँ पर? आप खुद बताइए कैसी व्यवस्था होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी व्यवस्था जो बनेगी एकात्मक बनेगी, और जब एकात्मक होगी तो वहाँ पे पैसा कम खर्च होगा। क्या एकात्मक व्यवस्था में दोस्तों आ गई। साथ ही साथ इनकी कमियां भी कुछ लिख लीजिए। जब विशेषताएं लिख रहे हैं तो कमियां भी तो लिखिए। पहला, निरंकुशता का डर रहता है। दूसरा, निरंकुशता का डर। दूसरा आएगा दोस्तों सभी क्षेत्र व समूह का प्रतिनिधित्व ना होना। ठीक है, यही 2 पॉइंट सबसे ज्यादा यहां पे दिखता है कि निरंकुशता का डर हो सकता है और सभी क्षेत्र व समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई कैसे सभी क्षेत्र और समूहों का प्रतिनिधित्व हो सकता है जब केंद्र की सरकार एक ही है, राज्य की अपनी कोई सरकार ही नहीं है। जब राज्यों की सरकार नहीं होगी तो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा ना, और जब राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो राज्य की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कहाँ बना इसमें। तो ऐसी कमियां हैं। दूसरा, निरंकुशता का डर होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें होता है दोस्तों निर्णय में बहुलता नहीं होती। अर्थात तार्किकता की कमी हो सकती है। तार्किकता की कमी हो सकती है। क्यों तार्किकता कमी हो सकती है? बहुत, क्योंकि जब भाई एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा है तो एक ही व्यक्ति का दिमाग एक ही जैसे काम करेगा ना। अगर कई लोग बैठ करके बातचीत करेंगे और राज्य भी बातचीत करेगा और केंद्र भी बातचीत करता, अगर दोनों लोग का समन्वय होता तो व्यवस्था में डिसीजन ज्यादा अच्छा होता। निर्णय तो तेज होता है पर डिसीजन, निर्णय अच्छा होगा या बुरा होगा यह समस्या हमेशा बनी रहती है। तो निर्णय गलत भी हो सकता है। तो यह 3 डीमेरिट्स हैं एकात्मक सरकार के दोस्तों। तो आई होप आपको एकात्मक सरकार बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर एकात्मक सरकार में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे दोस्तों। आप यहां तक राइट डाउन कर लिए दोस्तों, अगर नहीं किए तो आप कर लीजिए। और एक पॉइंट और यहां नोट लगा के लिख ले, जो एकात्मक सरकार की व्यवस्था होती है कहां पर ज्यादा सक्सेसफुली काम करती है, कहां के लिए ज्यादा परफेक्ट होती है? ऐसी जगहों पर जहां बहुलता ज्यादा हो, जनसंख्या ज्यादा हो या क्षेत्रफल ज्यादा हो वहां पर, या जहां पे जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल कम हो और बहुलता भी कम हो। तो यह एकात्मक व्यवस्था वहीं पर ज्यादा परफेक्ट तौर पर काम करती है जहां पे जनसंख्या भी कम, क्षेत्रफल भी कम और बहुलता भी कम हो। तो यह व्यवस्था ऐसी जगहों पर ज्यादा सटीक कार्य करेगी, जहां
जहाँ जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल कम हो और बहुलता भी कम हो, अर्थात विविधता कम हो। तो दोस्तों आई होप एकात्मक सरकार के हर पॉइंट्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इसे राइट डाउन कर ले, विशेषता और कमियाँ। फिर मैं इसे रब करके मैं आगे आपको बताता हूँ कि संघात्मक सरकार क्या होती है और संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं और संघात्मक सरकार की कमियाँ क्या होती हैं। लगातार दोस्तों चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहें दोस्तों। आइए दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं, संघात्मक सरकार। सरकार या संविधान। दोस्तों आई होप आपको एकात्मक सरकार की सारी व्यवस्थाएं, एकात्मक सरकार के सारे व्यवस्थाएं, सारे ढांचे, सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अब हम संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान की व्यवस्था को दोस्तों कल देखेंगे, क्योंकि आज हमारे घर में एक मेहमान आए हुए हैं तो हमें कुछ टाइम उनके साथ भी बिताना है। तो नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपको मिलेंगे जहाँ पे हम संघात्मक सरकार को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार की वहीं पर एक ब्रीफ पैराग्राफ, इस तरह हम एक फ्लो चार्ट बना देंगे आपके लिए, जिसमें हम एक तरफ संघात्मक सरकार, एक तरफ एकात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं लिख देंगे, ताकि यही आप पढ़ करके जाएं और यही आधे पेज होंगे, मुश्किल से 5-7 पॉइंट्स इसमें होंगे, 5-7 पॉइंट्स इसमें होंगे, जिसमें आपकी सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं संघात्मक सरकार लूँगा तो यह क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएगी और आप क्लासेस में भी बोर होंगे, और मैं नहीं चाहता आप क्लासेस में बोर हो, आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहना जरूरी है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। हम आपको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, हर एक टॉपिक्स को लेकर के आएंगे जो आपके क्लासेस में आपको छोड़ दिया जाता है आपके कोचिंग संस्थान में। यह करके कि आप बेसिक्स है खुद से बच्चे देख सकते हैं, पर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। तो हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।